सबसे पहले मोना आपके पास आते हुए ये जो बातें कही गई हैं बिलावल भुट्टो की ओर से बार बार सबसे ज्यादा इस बात पर वो जोर देते हुए कि जल्द से जल्द वोटिंग कराएं। हालांकि इसके लिए रात 8:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बावजूद एक डर भी उनके भीतर कहीं देखने को मिला, क्योंकि बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि अगर स्पीकर साहब आपने वोटिंग नहीं कराई तो ये अदालत की तौहीन होगी। क्या स्थिति इस तरह की बन सकती है कि स्पीकर वोटिंग से थोड़ा परहेज करें और उसको डिले करें? मोना देखिए जी, एक्चुअली ये है कि इन्होंने अपनी कल तक हमारे पास यही इत्तलात थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लोग वोटिंग आज नहीं कराएंगे और इसको डेफर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी जो नेशनल असेंबली की लीगल टीम है उनसे मुशावरत की है और मैं ये कल भी बात कई जगह पे मैंने ये की कि जो अदालत का फैसला है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि 3 अप्रैल का जो असेंबली का स्टेटस है वो बहाल कर दिया गया है। यानी कि उसी स्टेटस पर असेंबली बहाल हुई है जिस स्टेटस पर वो 3 अप्रैल को थी जब डिसॉल्व की गई थी। 3 अप्रैल को क्या स्टेटस था? 3 अप्रैल को ये स्टेटस था कि 3 अप्रैल को आखिरी दिन था वोटिंग का और एक दिन भी गुंजाइश नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसमें एक दिन की भी आगे गुंजाइश नहीं थी कि उसको डेफर कराया जाए और उसी दिन यानी 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। तो अगर अदालत ने उसी स्टेटस पर दोबारा बहाल किया है पार्लियामेंट को, तो यानी कि आज भी वही स्टेटस है, आज भी आखिरी दिन माना जा रहा है वोटिंग के लिए। तो इनकी जो नेशनल असेंबली की लीगल टीम है उन्होंने भी यही बताया गवर्नमेंट को कि आप आज से आगे नहीं जा पाएंगे वरना वो कंटेम्प्ट मामला आ जाएगा। और वो अदालत ये जो पाकिस्तान को कई हिस्सों में बांट दिया है इमरान खान ने, बिलावल भुट्टो इसका जो जिक्र कर रहे थे, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से की गई है? एक्चुअली देखिए, बिलावल साहब ने 2-3 बातें काफी अहम की हैं। उन्होंने न्यूट्रल की बात की है, जो कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं ये लोग, और वो कह रहे हैं कि ये असल में चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। एक्चुअली बात ये है कि तमाम जो जॉइंट ऑपोजिशन है उनके पहले बहुत खराब टर्म्स थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि जब वो सिलेक्टेड कहते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो वो एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर के पॉइंट मारते थे कि आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन अब क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये वाज़ेह तौर पर बिलावल साहब भी यही दिखा रहे हैं और ये इस मुल्क में होता रहता है कि ईदर ऑफ द टू साइड्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को बैक करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, जो कि आज से कुछ माह पहले तक भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त तनकीद करते थे, तो वो अब उनके हवाले से अच्छे ख्यालात रखते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि बिलावल साहब ने किसी को नाम लेके तनकीद नहीं की है हमारी एस्टेब्लिशमेंट में। ये दिस आई मस्ट गिव इट टू बिलावल एंड शहबाज शरीफ। ऑन द अदर हैंड जो मरियम और नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। वो नाम ले लेके हमारे सिटिंग अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनका नाम ले लेके कहते रहे हैं कि आपने हमारे साथ ज्यादती की, आपने 2018 का इलेक्शन हमसे छीना। और अब उनकी तरफ से जब ये स्टेटमेंट्स नहीं आ रही तो उनकी तरफ से ज्यादा मुझे लगता है ये बात अजीब सी लग रही है कि आपको क्या हो गया ओवरनाइट। लेकिन जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, शहबाज साहब का ताल्लुक है, शहबाज साहब ने तो कभी तनकीद की ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट पे, बल्कि वो तो इतना आगे चले गए उनकी मोहब्बत में कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो शहबाज साहब तो हमेशा एक बिल्कुल आपको पता है राइट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और उन्होंने रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स की है हमेशा से। तो मैं उनमें तो डुप्लिसिटी नहीं देखती, वो तो वही कर रहे हैं जो वो करते रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरियम के हवाले से बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट है। और बिलावल का जहां तक ताल्लुक है, बिलावल भी क्रिटिसाइज करते थे लेकिन नाम नहीं लेते थे। तो अब उन्होंने वो क्रिटिसिज्म भी अपना वापस ले लिया है, वो जितना भी करते थे। और आज हमें वाज़ेह तौर पर उनकी स्पीच में ये चीज नजर आई है कि वो न्यूट्रल की हिमायत कर रहे हैं और बार बार जमहूरियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई हम इस वक्त लड़ रहे हैं, दरअसल ये जमहूरियत के चाहने वाले और गैर जमहूरियत वालों के बीच में ये लड़ाई है। कॉमोडोर डीजे सिंह सीधे आपके पास आते हुए, बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल फॉर्म में थे, शानदार अपनी स्पीच के जरिए दरअसल पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश की उनकी सोच क्या है। तो वहीं इमरान खान को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल ये तो सिलेक्टिव पीएम थे, कम से कम जाते समय खेल भावना दिखाएं और इज्जत कमा कर जाएं, लेकिन साजिश इस वक्त भी बैठकर वो रच रहे हैं सदन के भीतर। उनके इस बयान के मतलब क्या निकाले जाएं कोमोडोर? देखिए, अगर उनका जैसे आपने कहा भाषण देखे तो बहुत शानदार था, बिल्कुल वो सब ठीक बातें कर रहे थे। मगर यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जो इमरान खान साहब हैं उनके सिर्फ
के ऊपर से जो आर्मी का हाथ है जैसे पहले था वैसे नहीं है। उनके साथ गणित भी नहीं है, साथ में इतिहास भी नहीं है। मगर एक चीज जो मुझे लग रही है कि जो उनको कॉन्फिडेंस दे रही है वो ये है कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट जाए। जैसे कि पहले मुझे याद है कि इनके मेरे ख्याल वो पीपीपी के थे जो लीडर, उन्होंने कहा था कि अगर मैं पावर में आता हूं या आती हूं तो जितने फौज के जनरल है मैं इनको बैरक्स में भेज दूंगी। तो ऐसे हार्ड शब्द अगर हम देखें वो आज तक इमरान खान ने यूज नहीं किए। बिल्कुल। और दूसरी बात जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के अगेंस्ट पहले बहुत करप्शन के चार्जेस लग चुके हुए हैं। अगर इमरान खान को देखें तो ये एक अपर मिडिल क्लास वेल टू डू क्लास में आता है। इसने कोई इतने पैसे नहीं बनाए या इतना धन इकट्ठा नहीं किया जैसे कि नवाज शरीफ ने बैंकों से लोन लेकर 18-20 फैक्ट्री बना दी, फिर उनके लोनों को वेव ऑफ कर दिया। ऐसी कोई बात इसके अगेंस्ट नहीं है। और जो भी इसने काम किया है वो आर्मी की विल के अंदर किया है। अगर कोई गलती भी किया, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद थे, इन्होंने उनको अपॉइंट किया था आईएसआई के डीजी और बाद में बाजवा साहब ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने जल्दी से गलती मानकर उनको चेंज कर दिया। तो मुझे जब ऐसी बातों का ख्याल आता है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि पहले जैसे गणित आ रहा था कि इनके पास 166 थी और ऑपोजिशन के पास 176 थी, तो सिर्फ 6-8 का फर्क था, वो ज्यादा नहीं था। अगर आईएसआई को देखा जाए तो उनकी तारें जो हैं वो सभी पीछे से दूसरी पार्टी के साथ जुड़ी रहती हैं। तो 8-10 इकट्ठा करना डीजीआई आईएसआई के लिए इतना मुश्किल नहीं था, जब मुश्किल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 28-29 मार्च को डीजी और आर्मी चीफ बाजवा साहब दोनों इमरान खान को मिले थे, तो उस मीटिंग के अंदर मुझे बड़ी अहमियत लग रही। तो इन सब चीजों को जोड़ के मुझे लग रहा है कि इसके पास अभी भी कोई दाव पेच बचा है। आखिरी गेंद तक मैदान में टिके रहना चाहते हैं इमरान खान। बिल्कुल, लेकिन